चलिए तो हम लोग अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था 5 मिनट लगा करके उसको उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने कल के सेशन में ये पढ़ा था और ये समझा था कि एआईएस क्या होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है और 26 एएस क्या होता है। सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो आपको ये बताया था कि जितने भी हेड्स ऑफ इनकम में हमारी जो हमारी जो हेड्स ऑफ इनकम है, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे कि सैलरी, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि कैपिटल गेन, जैसे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेन्स, और लास्ट में बच जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन सभी इनकम में, इन सभी हेड्स में जो इनकम हमारी टैक्स लगाई जाती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी 26 एएस, एआईएस या 26 एएस में नजर आती है। जिसमें हमने आपको ये भी बताया था, सत्यम को शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है लग रहा है ऑडियो वीडियो का। बाकी सबको अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो ठीक है, शायद सत्यम को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बार बार एग्जिट हो रहा है। ठीक है। कल हमने ये भी सीखा था कल हमने ये भी सीखा था कि कैसे एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, कैनरा बैंक से मिली हुई देश दीपक त्रिपाठी जी की सैलरी, उसके बाद उसके बाद उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे थे, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदे थे, कुछ म्यूचुअल फंड बेचे थे। 24,000 के म्यूचुअल फंड खरीदे थे, 6,000 रुपए महीना के हिसाब से, मंथली के हिसाब से। और कुछ बेचा भी था उन्होंने, 66,000 का म्यूचुअल फंड। उसके बाद उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड से कुछ शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी मिला था उनको। ठीक है। उसके बाद उन्हें कुछ रिफंड भी मिला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिसमें इंटरेस्ट था। ये सारा ही पैसा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आता ही इसलिए है ताकि आप इसको आईटीआर भरते समय देखें। ऐसा ना हो कि आईटीआर भरते समय कोई जानकारी छूट जाए आपसे। ठीक हो गई बात। अब हम आज आगे लेकर के चलते हैं। कल की हमने जो बात बताई थी आपको, यही बात आईटीआर 1 में भी काम आने वाली है, आईटीआर 2 में भी काम आने वाली है, 3, 4, 5, 6, 7 में भी काम आने वाली है, आईटीआर यू में भी काम। क्योंकि कल का जो एक लेक्चर था वो एक बड़ा बेसिक लेक्चर था। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो पहले से कि कैसे इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई बात नहीं थी, एक सिर्फ जानकारी थी कल के लेक्चर में। लेकिन उस जानकारी को यूज कैसे करना है, वो जो डेटा आ रहा है उसको इंफॉर्मेशन कैसे बनाना है और उसको यूज करके कैसे रिटर्न में फाइलिंग करनी है, इस बात की चर्चा अब हम शुरू करें। तो आज हम आईटीआर 1 की चर्चा करेंगे सबसे पहले। ये है हमारा आईटीआर 1। आईटीआर 1 में आईटीआर 1 एक बड़ा ही बेसिक सा आईटीआर होता है, एक बड़ा ही छोटा सा आईटीआर होता है, जिसे हम प्यार से सहज भी बुलाते हैं। यानी कि आईटीआर 1 का नाम दिया है सहज। ऐसे ही एक आईटीआर 4 होता है जिसका नाम दिया है सुगम। हम अगले अपना जब हम अगला आईटीआर जब स्टार्ट करेंगे आईटीआर 4, तब आपको बताएंगे कि आईटीआर 4 को बोला है सुगम और आईटीआर 1 को बोला है सहज। इसमें हम इसमें हम बेसिकली तीन तरह की इनकम तीन तरह की इनकम दिखा सकते हैं। पहली जो इनकम है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरी जो इनकम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। और तीसरी जो इनकम है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर मान लीजिए आपका एक क्लाइंट है और उस क्लाइंट को बिजनेस इनकम होती है, तो क्या आप आईटीआर 1 भर पाएंगे? द आंसर इज नो। अगर मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल और परचेज किया, कैपिटल गेन हुआ, या शेयर को सेल और परचेज किया, क्या आप उसके उस केस में आईटीआर 1 भर पाएंगे? द आंसर इज नो। अब अगर आपने गलत आईटीआर भरा तो आपको आएगी नोटिस, कौन सी? डिफेक्टिव नोटिस। अंडर अंडर सेक्शन 139(9). आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आपने मान लीजिए गलत फॉर्म नंबर चूज कर लिया तो आपको नोटिस आएगी। उसका कारण ये है कि आपके क्लाइंट को एक ऐसी इनकम हो रही थी जो कि आईटीआर 1 में टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता उसको। यानी कि 5 हेड में से 3 हेड ही सिर्फ आईटीआर 1 में आपको नजर आएंगे। पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है अदर सोर्सेस। ठीक हो गई बात। आज हम लोग जिसको शुरू करने वाले हैं जिसको शुरू करने वाले हैं वो है हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात को समझेंगे और किसी बात पर चर्चा नहीं करेंगे।
सैलरी की चर्चा हम कल करेंगे, और अदर सोर्सेस छोटा सा एक टॉपिक है, इसकी चर्चा भी हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज हम आपको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट। प्रवीण आप किस शहर के रहने वाले हैं? प्रवीण, आप चैट बॉक्स में बताइए आप किस शहर के रहने वाले हैं। सत्यम, आप किस शहर के रहने वाले हैं? सत्यम सीतापुर और प्रवीण न्यू दिल्ली। देखिए ये आपको स्क्रीन पर एक ये बंगला दिख रहा है, एक ये घर दिख रहा है, ठीक है। ये घर ये घर प्रवीण जी का है, ठीक है। इस घर में, ये जो घर आपको दिख रहा है, इस घर में प्रवीण जी रहते हैं, ठीक है। इस घर में प्रवीण जी रहते हैं। ये बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा बंगला है। करीब करीब मान के चलिए कि ये 6,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ बहुत बड़ा सा एक बंगला है। ठीक हो गई बात। प्रवीण जी ने प्रवीण जी इस बंगले में खुद रहते हैं, ठीक है। अभी चूंकि ये जो हेड है हमारा, ये है हाउस प्रॉपर्टी का हेड। हम इस हेड की चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए कि प्रवीण जी ने इस बंगले को इस बंगले को क्या किया, इस बंगले को किराए पर उठाया। इस बंगले को क्या किया, इसको किराए पर उठाया, और किराए से प्रवीण जी को 1 लाख रुपया महीना आने लगा। यानी कि आप ऐसा समझिए कि प्रवीण जी ने इस बंगले को किराए पर उठाया, और किराए पर उठाने के बाद इसमें से 1 लाख रुपए महीना उनको आने लगा। यानी कि पूरे साल में कितना पैसा आया? पूरे साल में आया इनको पूरे साल में आया इनको 12 लाख। ठीक हो गई बात। इनको 12 लाख रुपए आया पूरे साल। और जब इनको 12 लाख रुपए मिला इस बंगले को किराए पर उठाने से, तो सरकार ने ये कहा कि ये तो आपकी रेंटल इनकम है। आपने एक मकान किराए पर उठाया, आपके पास एक बंगला है जिसको आपने किराए पर उठाया। तो हमें ये बताइए
हमें ये बताइए कि हम इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये किराए की इनकम है और ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है। आपने इसको किराए पर उठाया, तो हम इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। लेकिन प्रवीण जी ने ये कहा कि भाई देखिए, प्रॉपर्टी को मैंने बनाया है, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। इस प्रॉपर्टी को बनाते समय मैंने कुल मिला करके, ये जो प्रॉपर्टी पूरी बनी है, ये 2 करोड़ रुपए की बनी है। 2 CR की ये प्रॉपर्टी मेरी बनी है। और इस प्रॉपर्टी को मैंने बनाते समय अपने खून पसीने की कमाई लगाई है, अपने खून पसीने की कमाई लगाई है। और मैंने कुछ पैसा बैंक से उधार भी लिया है, कुछ पैसा बैंक से उधार भी लिया है। जब हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं, तो उसके ऊपर हम ब्याज भी देते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप 12 लाख रुपए की जो हमारी इनकम हुई है, आप वो इनकम पर पूरा पूरा पूरी 12 लाख की इनकम पर टैक्स लगाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो पैसा हमने बैंक को ब्याज के रूप में दिया, जो पैसा हमें ब्याज के रूप में दिया, अब मान लो कि 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 1.5 करोड़ रुपए का 1.5 CR का हमने लोन लिया। इस पे अगर ऑन एन एवरेज हम अगर ये माने कि 10% का ब्याज है, तो 15 लाख रुपए तो साल का मैं सिर्फ ब्याज दे रहा हूँ। 15 लाख रुपीज तो मैं साल का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। आपको मेरा एग्जाम्पल अभी तक का समझ में आया? एक प्रॉपर्टी है प्रवीण जी की न्यू दिल्ली में, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, 6,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई एक बड़ी संपत्ति है, जिसको प्रवीण जी ने 2 करोड़ रुपए में बनाया है। 50 लाख उनके खुद के लगे थे और 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने बैंक से लिया। अब उसको जब किराए पर उठाया, तो 12 लाख रुपए साल का किराया मिलता है। लेकिन बैंक से जब लोन लिया था, तो बैंक ने इनको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक हाउसिंग लोन दिया था। ऑन एन एवरेज अभी भी 9% पर ही मिल रहा है, लेकिन हम अपना एग्जाम्पल को सिंपल रखते हैं। 15 लाख रुपए तो वो इंटरेस्ट के रूप में दे करके आ रहे हैं। तो प्रवीण जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि सरकार की नीति बहुत गलत है। हमने तो एक प्रॉपर्टी अपने खून पसीने की कमाई से बनाया, उसके बाद हमने इसे किराए पर उठाया, और बताइए अब तो जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। बताइए अब तो जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। एक तो 12 लाख रुपए मिला, उसी से मैं अपनी ईएमआई पे कर रहा था, और यहाँ पर अब सरकार ये कह रही है कि आपको 12 लाख रुपए की इनकम हुई तो आप टैक्स दीजिए, क्योंकि ये 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर आप स्लैब रेट से भी कैलकुलेट करेंगे, तो भी अच्छा खासा टैक्स आ जाएगा, जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% पड़ता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% पड़ता है, और 10 लाख से ऊपर 30% पड़ता है अंडर ओल्ड रिजीम। अंडर ओल्ड रिजीम, मैं इसका क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ यहीं पे। तो इतना लंबा टैक्स, मोटा मोटा मान ले कि 1.5 लाख रुपए का तो टैक्स ही बैठ जाएगा। तो प्रवीण जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ये बोला कि बताइए आपकी नीति कितनी खराब है। मैंने एक प्रॉपर्टी अपने खून पसीने की कमाई से बनाया, और आप ब्याज की छूट तक नहीं दे रहे हैं हमें। हमने तो लोन लेकर के इस प्रॉपर्टी को बनाया, और मेरा तो लोन का जो सिर्फ ब्याज आ रहा है, वो ही पूरे रेंटल इनकम से कहीं ज्यादा है। तो मैं क्यों इस पर टैक्स दूं? मैं क्यों इस पर टैक्स दूं? चलो, ये तो हो गई एक बात। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। प्रवीण जी ने कहा कि जब मैं ये किराया वसूलता हूं, तो मुझे कुछ पैसा खर्चा भी करना होता है। जैसे कि ये दिल्ली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये प्रॉपर्टी आती है। वहां पर एक नगर निगम है, जैसे लखनऊ में एक नगर निगम है, वहां पर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बीएमसी है, जैसे बॉम्बे में बीएमसी है ना। तो वहां पर दिल्ली में भी एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जहां पर वो म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करते हैं, यानी कि हाउस टैक्स का पेमेंट करते हैं। वो हाउस टैक्स, अब मान लो जो कि ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मान लो इसके ऊपर करीब करीब, मान लो कि 50,000 रुपए, वैसे तो कहीं ज्यादा ही होगा, 50,000 रुपए सालाना इस पे हाउस टैक्स आता है। तो क्या इसकी छूट नहीं मिलनी चाहिए? ये पैसा तो उसी घर से जुड़ा हुआ है। जब हम रेंटल इनकम को पकड़ रहे हैं, रेंटल इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए जो खर्चे हैं, क्या उनका डिडक्शन हमें नहीं मिलना चाहिए? जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स। एक बात होगी। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मान लो उन्होंने ये कहा कि भाई जब एक किराएदार हमारा 1 साल रुकता है, 1 साल के बाद नया किराएदार आता है, और नया किराएदार आकर के कहता है पूरे घर में व्हाइट वॉश कराओ, पूरे घर में व्हाइट वॉश कराओ। अब एक बार जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं, तो मेरा खर्चा, कम से कम पूरे घर का व्हाइट वॉश कराने का जो खर्चा होता है,
वही अपने आप में 1.5-2 लाख रुपए बैठ जाता है। इतना बड़ा घर है, इसकी मेंटेनेंस भी लगती है, वो कोई सस्ती नहीं होती है। मेंटेनेंस में कोई कम पैसे नहीं लगते हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर प्रवीण जी का झगड़ा हो गया निर्मला ताई के साथ। निर्मला ताई फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उनसे झगड़ा हो गया। उन्होंने बोला क्या प्रवीण जी 12 लाख रुपए आप पूरा छूट जोड़ दो, पूरी पूरी इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे। प्रवीण जी ने कहा भाई गलत बात है, हमने तो ब्याज दिया, उसका आपने कोई छूट नहीं दिया। म्युनिसिपल टैक्स का हमने पेमेंट किया, उसका आपने हमें कोई छूट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद हमने घर से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे खर्चे होते हैं, उसका भी आपने हमें कोई छूट नहीं दिया। तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको कुछ छूट तो देनी चाहिए। निर्मला ताई को दया आ गई ये बात सुन। उन्होंने क्या कहा, उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा बात तो ये सही कह रहे हैं, बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है कि अगर अगर जितनी छूट आपने गिनाई है, जितने खर्चे आपने गिनाए हैं, अगर ये पूरे पूरे दे दिए तो निर्मला ताई को मिलेगा क्या? निर्मला ताई को तो जीरो बटा सन्नाटा मिलेगा, क्योंकि ब्याज ही अपने आप में 15 लाख है। तो जब ब्याज ही अपने आप में 15 लाख है और इनकम सिर्फ 12 लाख की है, तो यहाँ तो खर्चा ज्यादा हो गया इनकम से। तो निर्मला ताई को मिलेगा क्या? जीरो बटा सन्नाटा। उन्होंने उनके मन में एक डर था कि अगर हमने सारे खर्चों को अलाउ कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रवीण जी सिर्फ क्या करें, प्रवीण जी सिर्फ क्या करें कि पूरा पूरा खर्चा क्लेम कर लें और 1 रुपए की भी इनकम इनकम 1 रुपए की भी ना दिखाएं। इसको देख करके सरकार ने ये कहा, कुछ चीजों पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कुछ खर्चे अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ खर्चों को अलाउ नहीं भी किया, कुछ खर्चों को अलाउ नहीं भी किया। ठीक हो गई बात। अब हम लोग ये समझते हैं कि किन खर्चों को गवर्नमेंट ने अलाउ किया और किन खर्चों को गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। देखिए, जो हमारा ग्रॉस रेंट है जो हमारा ग्रॉस रेंट है वो है 12 लाख रुपए पूरे साल में जो मिला। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो म्युनिसिपल टैक्स की आपने पेमेंट करी है, यानी कि जो पैसा आपने नगर निगम को दिया है हाउस टैक्स के रूप में, जितना आपने एक्चुअल पेमेंट किया है हाउस टैक्स का, हम वो पूरा पूरा अलाउ करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं किया। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जो 50,000 का दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो टैक्स का पेमेंट किया जो टैक्स का पेमेंट किया वो वो पूरा पूरा अलाउ किया, वो पूरा पूरा अलाउ किया। ठीक हो गई बात। तो हमारा नेट रेंट कितना हुआ? 11,50,000 का हुआ, 11,50,000 का हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखिए, हो सकता है हो सकता है कि आप ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारा पैसा बहुत सारा पैसा खर्चा किया हो अपने मकान को मकान बनाने के लिए, अपने मकान को मकान बनाने के लिए। जैसे कि आपने व्हाइट वॉश पर पैसा खर्चा किया हो सालाना, आपने मेंटेनेंस करवाई हो, हम उसका खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हम उसका खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जगह पर आपको 30% फ्लैट डिडक्शन दे देंगे। किस पर? नेट रेंट पर। 30% हम आपको फ्लैट डिडक्शन देंगे नेट रेंट पर। अब आप अपने कैलकुलेटर पर 11,50,000 का 30% कितना होता है हमें बता दीजिए। अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए और मुझे ये बताइए कि 11,50,000 का 30% कितना होता है। प्लीज कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि 11,50,000 का रेंट कितना होता है। 11,50,000 का 30% कितना होता है, मुझे अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताइए। मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। 12 लाख हमारा ग्रॉस रेंट है, जिसमें से 50,000 का म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल गया, 11,50,000 रुपए नेट रेंट हो गया। अब सरकार, बिल्कुल सही जवाब, प्रवीण ने सिर्फ अभी जवाब दिया है, बाकी किसी ने भी अभी आंसर नहीं किया। कंचन ने बोला 3,30,000 हुआ। कैसे हुआ 3,30,000? जरा हम भी तो जोड़ ले।
11,50,000 का 30% कितना होता है? 11,50,000 का 30% कितना होता है कंचन जी? कैलकुलेटर दोबारा चलाइए अपना, आपके कैलकुलेटर पर गलत आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर दोबारा चलाइए प्लीज। 3,30,000 कैसे हुआ मुझे भी बताइए। आप 11 लाख का जोड़ रही हैं शायद, आप 11 लाख का जोड़ रही हैं। 11 लाख क्यों जोड़ेंगे? 11 लाख की तो फिगर अभी मैंने कहीं बताई नहीं है। तो एक जवाब मेरे पास अभी तक सही आया, 3,45,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन ये डिडक्शन ये डिडक्शन किसकी जगह पर है? ये डिडक्शन उन्होंने कहा कि आपने अब एक्चुअल कितना भी खर्चा किया हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस पर हम आपको 30% का छूट देते हैं कि आप 30% डिडक्शन ले लीजिए। अब 11,50,000 में से माइनस कर दीजिए 3,45,000, तो कितना बचेगा? आप अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए, कितना बचेगा? आप अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए। 11,50,000 में से 3,45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए, आप अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए और हमें बताइए कि हमने जो स्क्रीन पर लिखा है क्या वो सही है? मुझे आपने, किसी ने बोला 8 लाख रुपए, 8 लाख तो नहीं बचेगा, 8,05,000 जरूर बचेगा। 11,50,000 में से माइनस करेंगे 3,45,000 तो 8,05,000 बचेगा, 8,05,000 बचेगा। बिल्कुल सही जवाब, सत्यम का जवाब बिल्कुल सही आया है, 8,05,000 बचेगा। अब अगली डिरेक्शन जो गवर्नमेंट ने दी वो ये बोला कि आप ये कह रहे थे कि आपने इंटरेस्ट पे किया है 15 लाख रुपए का, आपने इंटरेस्ट पे किया है 15 लाख रुपए का। देखिए अब ये तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम 15 लाख रुपए पूरा पूरा इंटरेस्ट अलाउ कर दें। उन्होंने साफ मना कर दिया और ये बोला कि हम 15 लाख रुपए पूरा पूरा आपको अलाउ नहीं, हम आपको मैक्सिमम कितनी छूट देंगे? मैक्सिमम 2 लाख रुपए की छूट। कितनी? मैक्सिमम 2 लाख की छूट देंगे। यानी कि आपने एक्चुअल रेंट जितना पे किया है वो, या 2 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा उतने की हम आपको छूट इंटरेस्ट में देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए किया ताकि कुछ तो इनकम बचे जिस पर वो टैक्स लगा सके। अगर आपको पूरा पूरा खर्चा अलाउ कर देंगे तो फिर कुछ टैक्स मिलेगा ही नहीं। निर्मला ताई ने दिमाग लगा लिया यहाँ पर, उन्होंने बोला कि आपकी जायज मांगों को ही माना जाएगा और उन्होंने कहा कि बस मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की हम छूट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पर हमारे केस में एक्चुअल जो इंटरेस्ट था वो था 15 लाख रुपए का, लेकिन जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउड है वो है 2 लाख। तो इन दोनों में जो सबसे कम है वो कितना हुआ? वो हुआ 2 लाख रुपए। मतलब कि अब इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी? इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी? इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 2 लाख मैक्सिमम। तो अब हमारे पास नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी बची? 8,05,000 हमने अभी तक पहले कैलकुलेट करी थी, उसमें से हम माइनस करेंगे 2 लाख। तो अब कितना बचा? 6,05,000 रुपए हमारे पास बचे। मुझे बताइए क्या ये आंसर आ रहा है आपका? सत्यम का तो भाई आ रहा है, सत्यम कैलकुलेशन फटाफट कर रहे हैं। 6,05,000 रुपए, 6,05,000 रुपए टैक्सेबल हो जाए। बात समझ में आ गई? मुझे बताइए, क्या आपको बात समझ में आ गई? मुझे बताइए, अभी तक की जो मैंने बात बताई कि आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे बताइए, क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई? यहां पर सिर्फ 3 तरह के चेक्स लगाए गए। जो पहला चेक था वो ये था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो टैक्स है, हाउस टैक्स है, वो पूरा पूरा एक्चुअल अलाउ करेंगे। दूसरा जो चेक लगाया वो लगाया कि 30% की आपको डिडक्शन देंगे मैक्सिमम। और तीसरा जो चेक लगाया वो एक्चुअल इंटरेस्ट या 2 लाख रुपए विच एवर इज लोअर की आपको डिडक्शन देंगे इंटरेस्ट में। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? क्या आपको ये बात समझ में आई? मुझे बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई? मुझे बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे बताइए। अब हम लोग अब हम लोग इसको एक 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 लेवल अप लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट लिंक को हमारे ज्वाइन करिए। अब हम लोग इसको 1 स्टेप ऊपर लेकर के चलेंगे।
अभी तक हम लोगों ने जो बात समझी वो बेसिक सी बात थी, और वो एक बस हाउस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा था। अब हम लोग इसकी आगे की बात को भी समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।